आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार कर दिया और उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। इस बुक को हल्के में लेने की बिल्कुल भी गलती मत करना। ये सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के बारे में लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना अधिकांश समय पूर्वी देशों के धर्मों का स्टडी करने में बिताया। रिसर्च के सिलसिले में वे कई साल भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है। डॉक्टर मर्फी ने इसे अचेतन मन की शक्ति कहा। इस ऑडियो बुक में हम इस शक्ति के बारे में विस्तार से समझेंगे। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड मैजिकल पावर का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप हर वह चीज़ पा सकेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं, हर वह गोल हासिल कर लेंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, और इतना पैसा कमा पाएंगे जिसकी आपने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। इस बुक में कुल 20 चैप्टर्स हैं जो हमें सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं और जिसके द्वारा हम जो चाहें वो पा सकते हैं। तो अगर आप भी जीवन में हर वह चीज़ पाना चाहते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनना और कोई भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। आपके भीतर एक बड़ा खजाना छिपा है। क्या आप जानते हैं, मैग्नेट लगा लोहे का एक टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना अधिक वजन आसानी से उठा सकता है, लेकिन अगर उसे मैग्नेटिक पावर हटा ली जाए तो वह एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो चुंबकीय ताकत वाले होते हैं, जिनमें विश्वास और कॉन्फिडेंस भरा होता है और जो जानते हैं कि वे जीतेंगे और सफल होंगे। दूसरे वे लोग होते हैं जिनमें चुंबकीय तत्व नहीं होते। वे हमेशा डरे हुए, भयभीत और शंकालु रहते हैं। इस प्रकार के लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े सीक्रेट और चेतन मन की शक्ति को समझ लें और उस पर अपन अमल करने लगें। अब हम समझेंगे कि यह चेतन मन है क्या। आपका ब्रेन दरअसल एक है, लेकिन उसके दो स्पष्ट भाग हैं। दोनों की विशेषताएं अलग अलग है। दोनों भागों को एक रेखा अलग करती है और दोनों के कार्य बुनियादी रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं। एक है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और दूसरा अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह है जो आप सतह पर देखते हैं, यानी जैसे आप दिखते हैं, और अचेतन मन वह है जो आपके अंदर छिपा होता है, जो दिखाई नहीं देता। चेतन मन और अचेतन मन कैसे जुड़े होते हैं, इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार महान पैरागायक एनरिको अपने करियर की शुरुआत में मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां सख्त हो गई और चेहरा पसीने से तर हो गया। वे शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले गए। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था, लेकिन दर्शकों को देखकर उन पर डर हावी हो गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़ा, तभी अचानक वे रुक कर चिल्लाए, भाग जाओ डर, तुम्हें भागना ही होगा। फिर वे दोबारा मंच पर गया, सीना तान कर खड़े हुए और ऐसे गाया कि सुनने वालों का दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब आपका चेतन मन डर, चिंता और स्ट्रेस से भर जाता है तो आपके अवचेतन मन में भी नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। यही नकारात्मक भाव आपके चेतन मन में दहशत, आशंका और डिसअपॉइंटमेंट भर देते हैं। जब कभी ऐसा हो तो एनारिको कैरोसो की तरह आप भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के समक्ष पूरे साहस और विश्वास के साथ डट कर खड़े हो जाएं और अपने मन से कहें, मैं पूरी तरह से नियंत्रण में हूँ, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूँ। यह बहुत आसान है। जब आप अपने चेतन मन को इस तरह आदेश देंगे तो आपका अवचेतन मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा और आपके अंदर इंथुसियाज्म, उत्साह और शक्ति आ जाएगी। आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मान लीजिए कि आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब उस बगीचे में कौन सी फसल उगेगी,
वही फसल उगेगी जिसके बीज आप उसमें बोएंगे। उसी तरह हम भी अपने मस्तिष्क के बगीचे में दिन भर विचारों के बीज बोते हैं। ये विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं हमारी हैबिट से। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? कंटीली झाड़ियाँ बोएंगे तो क्या अंजीर की फसल मिलेंगे? जैसे विचारों की बुवाई आप अपने मस्तिष्क में करते हैं, वैसे ही परिणाम आपको मिलते हैं। अब सवाल ये है कि आपको चेतन मस्तिष्क में ही अच्छे विचार क्यों सोचने हैं? जो किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि वह उसका खून करना चाहता है और बार बार बोलता रहता है, मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसका खून कर दूंगा। बार बार यही बातें बोलने की वजह से यह सारी बातें उस इंसान के अवचेतन मन पर अंकित हो जाएंगे और अलादीन के चिराग से उत्पन्न हुए जिनकी तरह उसका अवचेतन मन बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, और वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा। चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वो विचार सही हो या गलत। वहीं अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता है और बार बार बोलता है मैं टॉप करूँगा, तो बार बार बोलकर इस विचार को अपने अवचेतन मन में अंकित कर देता है। तो फिर से आपका अवचेतन मन कहेगा, जो हुक्म मेरे आका, और वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जो आपको इतनी मेहनत करने पर विवश कर देंगे। यह अवचेतन मन हर उस चीज़ को हकीकत में ला सकता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आपके मस्तिष्क में आने वाला प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है। सिर्फ ऐसे विचारों को ही अपने मस्तिष्क में जगह दें जिनसे आपको ताकत और शक्ति मिलती हो, जो हमारे मस्तिष्क को कमज़ोर करे। ऐसे नकारात्मक विचारों को मस्तिष्क में घुसने ही ना दें। चैप्टर 2। आपका अपना मस्तिष्क कैसे काम करता है? चेतन मन जहाज के कैप्टन की तरह होता है। वह सिर्फ नीचे इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को आदेश देता है, जो सभी बोयरों, मशीनों, यंत्रों को उसके आदेशों के अनुकूल चलाती है। मशीन रूम में काम कर रहे कर्मचारियों को यह पता नहीं होता कि वे कहाँ तक और किस ओर जा रहे हैं। वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। कैप्टन अपने कंपास और अन्य यंत्रों के आधार पर यदि गलत या अधूरा आदेश भी देता है, तो भी वे उस आदेश को बिना कोई सवाल किए मान लेते हैं, भले ही वे पहाड़ से टकरा ही क्यों ना जाए, क्योंकि उनका काम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है। कर्मचारी कैप्टन से सवाल नहीं कर सकते, वे केवल आदेश का पालन करते हैं। ठीक इसी तरह आपका चेतन मन कैप्टन है, आपके जहाज का नेविगेटर है। जिस विचार पर आपका चेतन मन विश्वास करता है और सही मानता है, उसी विचार को अवचेतन मन बिना सवाल पूछे आपका आदेश समझकर स्वीकार कर लेता है, चाहे वो सही हो या गलत। इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब चेतन मन से कोई शब्द या वाक्य आप बार बार बोलते रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे साकार कर देता है, चाहे वो चीज़ सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप कोई नकारात्मक बातें बार बार कहते हैं, जैसे कि ये बहुत मुश्किल है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, यह मेरे बस में नहीं है, मैं अमीर नहीं बन सकता, तब आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार कर लेता है और बिल्कुल वैसे ही परिस्थितियाँ पैदा कर देता है जिससे आपके लिए वह चीज़ प्राप्त करना सचमुच मुश्किल बन जाता है। जब तक आप ये कहते रहेंगे, मैं यह कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप की यात्रा नहीं कर सकता, मैं यह घर नहीं खरीद सकता, या सूट या पतलून नहीं खरीद सकता, तब तक यह जान लो कि आपका अवचेतन मन आपके नकारात्मक आदेशों का पालन करता रहेगा और जीवन भर आप अभाव में जीते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके बदले यह बोलते हैं, यह बहुत आसान है, मैं बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ, मैं 100% अमीर बन सकता हूँ, मैं यह कार खरीद सकता हूँ, मैं यूरोप टूर पर जा सकता हूँ, तो आपका अचेतन मस्तिष्क बिना सवाल पूछे इसे सच मान लेगा और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देगा जिससे आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। एक और उदाहरण देखते हैं। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वह बड़ी आस लिए इंटरव्यू का इंतज़ार कर रही थी, किंतु 3 बार वह ऑडिशन में फेल हो गई। उसका गला बहुत मधुर था, लेकिन फिर भी वह फेल हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हमेशा इंटरव्यू के पहले वह हर बार अपने से कहती रही, वे लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी आवाज़ उन्हें पसंद नहीं आएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा।
उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसकी नकारात्मक बातों को स्वीकार करके उसके सामने उनको अनुभव के रूप में पेश कर दिया और वह असफल हो गई। उसने अपने भय को इस प्रकार काबू किया। दिन में 3 बार वह एक कमरे में गई। आराम कुर्सी पर बैठकर उसने अपने शरीर को रिलैक्स कर दिया। आंखें बंद करके उसने अपने मन और शरीर को शांत किया। उसने अपने भय को दूर करने के लिए स्वयं से कहना शुरू किया, मेरी आवाज़ बहुत सुरीली है, मैं बहुत सुंदर गा सकती हूँ, मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूँ, मैं गाऊंगी और सुरीले स्वर में गाऊंगी और सेलेक्ट होकर दिखाऊंगी। उसने अपने शब्दों को शांत स्वर में विश्वास के साथ फिर से दोहराया। इसके बाद वह रोजाना दिन में 3 बार अभ्यास करती रही। प्रत्येक सिटिंग में वह 5 से 10 बार वही वक्तव्य दोहराती रही। महीने के अंत तक वह पूरे जोश और विश्वास के लिए तैयार हो गई और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाना गाया। उसका सिलेक्शन कर लिया गया। अगर आप भी कभी भी जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं तो इस तकनीक का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। 100% आप सफल हो जाएंगे। चैप्टर 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जो कुछ आप अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार अंकित करनी चाहिए। आपने कई बार महसूस किया होगा कि अगर आपको कहीं पिकनिक पर जाना हो या यात्रा पर जाना हो जिसके लिए आपको सुबह 4 बजे उठना हो तो आप 4 बजे का अलार्म लगाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन सुबह 4 बजे का अलार्म बजने से कुछ मिनट या कुछ सेकंड पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मस्तिष्क बहुत पावरफुल होता है और जब आप सोने गए थे तो सोने से पहले आपने मन में कहा था कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठना है। यह बात आपके अवचेतन मन पर अंकित हो गई और आपका अचेतन मस्तिष्क काम पर लग गया और अलार्म बजने से कुछ सेकंड या मिनट पहले ही उसने आपको जगा दिया। यही तकनीक आप बड़ी बड़ी चीज़ें पाने के लिए भी आजमा सकते हैं। आपको बस करना यह है कि रोज़ रात को सोने से पहले बेड पर ही बड़े बड़े अपने शरीर को रिलैक्स या शिथिल करना है, आंखें बंद करनी है और अपने अचेतन मन को सुझाव देने हैं। ये सुझाव वो हो सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं या फिर हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ, मेरा बिजनेस दिन ब दिन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, मैं अमीर बन रहा हूँ, दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल रही है, मैं पूर्ण आदर्श सशक्त शक्तिशाली प्रेम पूर्ण सामंजस्य से पूर्ण और खुश हूँ। ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है और उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने अवचेतन मन को खुशी, समृद्ध, प्यार, आनंद, जोश और उत्साह देने वाले विचारों से भरें। इससे आपके नकारात्मक जहरीले विचार जो अड्डा जमाए बैठे हैं वे अंततः हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको सतत प्रयास करना होगा और एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आपका फर्श से अर्श तक का सफ़र शुरू हो जाएगा। याद रखें, जैसे पानी पाइप में जाकर उसका आकार लेकर बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार जीवन भी आपके अंदर के विचारों के अनुरूप ही बहता है। चैप्टर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। प्राचीन समय में जब आपकी तरह बड़े बड़े अस्पताल नहीं थे तब भी लोगों का बीमारियों से इलाज किया जाता था और लोग अपनी बीमारियों से ठीक भी हो जाते थे। उस समय मनुष्यों को बीमारियों से ठीक करने का ज्ञान पुजारियों और धर्म गुरुओं तक ही सीमित था। लोग विश्वास करते थे कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ दी है जिनके द्वारा वे उपचार कर सकते हैं। ये पुजारी और धर्म गुरु इलाज करने के लिए मंत्रों, ताबीज़ों, अंगूठियों या स्मृतियों चेहरों का उपयोग करते थे। जब कोई बीमार हो जाता तो लोग उन्हें इन पुजारियों या धर्म गुरुओं के पास ले जाते और वे सिर्फ मंत्रों और ताबीज़ों के सहारे ही उनका इलाज कर देते थे और रोगी ठीक भी हो जाता था। क्या आपको लगता है कि वे रोगी सिर्फ ताबीज़ों या मंत्रों की वजह से ही ठीक होते थे? लेखक कहते हैं कि वे सिर्फ ताबीज़ों या मंत्रों की वजह से नहीं बल्कि अवचेतन मन की शक्ति से
ठीक होते थे। जैसा कि हम पहले देखा, लोग उन पुजारियों और धर्म गुरुओं में विश्वास करते थे कि वे उनका इलाज कर देंगे। उनकी आस्था बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे ही रोगी उनके पास जाता, तो रोगी को लगने लगता कि अब मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगा। यही निर्देश उनके अवचेतन मन में अंकित हो जाता था कि अब वे ज़रूर ठीक हो जाएंगे, और यही निर्देश उनके अवचेतन मन में अंकित हो जाता था कि अब वे ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और जैसे हमने इससे पहले ही समझा कि अवचेतन मन में जो विचार अंकित हो जाता है, वह हकीकत का रूप ले लेता है, और इसी वजह से वे रोगी ठीक भी हो जाते थे। हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि यह हर बीमारी का इलाज कर सकता है। आपकी आस्था जितनी ज़्यादा होगी, आपको परिणाम भी उतने जल्दी मिलेंगे। चैप्टर 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। जिस तरह से प्राचीन समय में पुजारी और धर्मगुरु इलाज करते थे, उसी तरह आज के आधुनिक युग में लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। यहाँ पर ईश्वर शब्द का प्रयोग अवचेतन मन के लिए किया गया है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। उपचारक शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्राकृतिक, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन वास्तविक में सभी अवचेतन मन शक्ति की ओर इशारा करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। एक मरीज था जिसके जीभ में लकवा मार गया था और सभी प्रकार के चिकित्सा के उपचार व्यर्थ हो गए थे। उसके डॉक्टर ने रोगी को बताया कि उसके पास एक नया यंत्र है जिसे उसे विश्वास है कि उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने पॉकेट थर्मामीटर रोगी के मुंह में लगा दिया। रोगी ने उस नए यंत्र की कल्पना की जो उसे ठीक करने के लिए लगाया गया था। कुछ ही मिनटों में वह खुशी से चिल्लाया कि उसकी जीभ फिर से चलने लगी है। एक युवती डॉक्टर के पास आई। उसने लिखकर बताया कि पिछले 4 सप्ताह से उसकी आवाज़ बंद हो गई है। डॉक्टर ने जांच में यह सही पाया। डॉक्टर ने उसे बताया कि गुम हुई आवाज़ कभी कभी बिजली के प्रयोग से लौट आती है, और यह तरकीब आसानी से सुझाव के प्रभाव से भी की जा सकती है। डॉक्टर ने बिजली का वह उपकरण मंगवाया और उसके स्विच को दबाकर सिर्फ उसे यह महसूस कराया कि उसे शॉक दिया जा रहा है, जबकि असलियत में उसे कोई शॉक दिया ही नहीं। बाद में डॉक्टर ने मरीज के अवचेतन को कुछ निर्देश दिए, जैसे अब आप जोर से बोल सकती हैं। डॉक्टर ने उसे ए अक्षर दिखाया, फिर भी बाद में मारिया। वह धीरे धीरे बोलने लगी और उसकी गुम हुई आवाज़ लौट आई। इन दोनों उदाहरणों में किसी भी मेडिसिन का उपयोग नहीं किया गया, फिर भी दोनों मरीज ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सिर्फ उनके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि उसके पास जो चीज़ है उससे वे ज़रूर ठीक हो जाएंगे। उनके अवचेतन ने उसे स्वीकार कर लिया और उनको ठीक कर दिया। इसे ही प्रेसिफेक्ट या बिलीफ सिस्टम भी कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 11 महीनों में आपका शरीर नया बन जाता है। कैसे? हमारे शरीर की लाखों कोशिकाएं हर रोज़ मर जाती है और उनकी जगह पर नई निर्माण हो जाती हैं। इसका मतलब शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों को अपने शरीर में दोबारा आने देते हैं, तो इसमें आपके सिवा और कोई दोषी नहीं है। जैसे अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है, ठंड से उबरने का तरीका गर्मी है, वैसे ही नकारात्मक सोच से उबरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। चैप्टर 6, मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। आपके अवचेतन मन को सराबोर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद का होता है। ऐसा इस कारण है क्योंकि अवचेतन मन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे ज़्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती हैं जो आपकी इच्छा को नकारती है और आपके अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकती है। जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी मनोकामना पूरी कर देता है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। अब आप बताइए कि आपकी भावना कैसी है? कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसे आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। सोने से पहले अपनी इच्छा की पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें।
विश्वास करें कि वे इच्छाएं पूरी हो रही हैं और शांति से सोएं और खुशी से जागें। एक दिन आएगा जब आपकी इच्छा हकीकत में साकार हो जाएगी। याद रखें, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप अपनी किसी भी समस्या का उत्तर बताने की जिम्मेदारी सोने से पहले अपने अचेतन मन को सौंप दें। वह आपको उसका उत्तर देगा। चैप्टर 7, धन और दौलत के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। आप एक काम करें, रोजाना सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 5 मिनट तक ये दो शब्द दोहराएं, दौलत और सफलता। इन शब्दों में ज़बरदस्त शक्ति है, इसे बार बार किसी लोरी की तरह कहें। आप परिणाम देखकर हैरान हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। लेखक बताते हैं कि एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उसे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। और इसी कथन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भी दोहराएं। इस कथन के कारण उसके चेतन और अचेतन मन मिलकर काम करने लगेंगे। कुछ ही हफ्तों के अंदर उसे अच्छे परिणाम मिले। आप भी यही फॉर्मूला अपना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, ओह मैंने यह किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनको परिणाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही वे डर के विचार में डूब गए थे और उन्होंने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी उन्होंने घोषणा की थी। जब आप सुबह जमीन में कोई बीज बोते हैं और दोपहर तक अगर वह पौधा नहीं बन जाता, तो क्या अब उसी दिन जमीन खोदकर बीज को बाहर निकाल लेते हैं? आप उसे बढ़ने के लिए समय देते हैं, उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। इसी तरह जब आप अपने अवचेतन मन को कोई सुझाव देते हैं तो कई बार आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलते। आपको इस विचार को अपने अवचेतन मन में अंकित होने के लिए समय देना चाहिए। उस विचार को जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देना चाहिए। जिस वक्त दौलत का विचार आपके अवचेतन मन में अपनी जड़ें जमा लेगा तो आपको इतनी दौलत मिलेगी जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। चैप्टर 8, अमीर बनने का आपका अधिकार। अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसीलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं को अनुभव कर सकें। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है, बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वह आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा ना समझें। आप सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए बिजली अच्छी है। और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वे नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई। चैप्टर 9, सफलता में भागीदारी के रूप में आपका अचेतन मन। अपने जीवन में सक्सेसफुल होना आपको ऐसे शांति और प्यार भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज़ उन सभी चीज़ों को शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास आपकी 2 आँखें हैं, आपके पास भगवान ने 2 पैर दिए हैं। कुछ लोगों को वो भी नसीब होता है। सोचो आप कितने लकी हैं। ज़िंदगी को पूरा जिंदा दिल से जीना चाहिए और आप ये सब कॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। यहाँ लेखक ने 3 कदम बताए हैं जिसे आप सफल बन सकते हैं। पहला कदम, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो वह आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सफल आदमी, सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर आप उनको काम के लिए पैसे भी ना मिले फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा कदम, आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है और वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकें।
जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा कदम, ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना है जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस हो वह ना देखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते, आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत ही बड़ा योगदान होना चाहिए। 16 साल का एक लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। लेखक एक कहानी सुनाती है। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम तियोडी था, और उसने मुझे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। उसे लगता है कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी, और उसका रवैया। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा कि वे सब बच्चे उससे होशियार हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया अवचेतन मन को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। लेखक ने उस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वह अफर्मेशन करनी थी और बार बार दोहराना था। अफर्मेशन, मैं जान चुका हूँ, मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियाँ हैं और मेरा अवचेतन मन में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे मेरे एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे शिक्षक बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। वो सांप खुद की पूंछ को ही खा रहा था। और फिर फ्रेडरिस को समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाएं, तब की बेंजिंग रिंग की खोज हुई, जिसे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपका अवचेतन मन आपके लिए विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, मौसम या सफलता जो चाहे वो कर सकता है। चैप्टर 10, आपका अवचेतन मन और नींद का चमत्कार। हम एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं जो हमारी एक तिहाई जिंदगी के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी अवचेतन मन और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा अचेतन मन बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि हमारे चेतन मन उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। प्रार्थना, नींद का एक रूप। सुबह से लेकर रात तक आपका चेतन मन रोज कोई कामों में लगा रहता है, और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं, और यही बहुत सारे इमोशन को पैदा करता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं, और यही आप सोते समय करते हैं। इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है जो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। हमारी ये बात याद रखनी है कि हमारी रोज़ की हैबिचुअल सोच हमारा भविष्य बना रही है, और इसीलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव कोट्स को पढ़ना चाहिए, और इस हैबिचुअल सोच का न्यूरो पैटर्न आपके अवचेतन मन में तैयार होना शुरू हो जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। चैप्टर 11, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपनी ज़िंदगी में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और आप उसे मिलकर हल करें? आजकल के ज़माने में ब्रेकअप या पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज़ कपड़े पहनते हैं और उतार फेंकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल आपको क्या चाहिए, बिल्कुल आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन सी गुण होनी चाहिए। तभी आप अपने ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे। चैप्टर 12, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। हम अपने ज़िंदगी में अवचेतन मन की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था, जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। ये फॉर्मूला आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे विचार पर होगा, तब जो आपके ब्रेन में चल रहा है
आप वही फील करेंगे। उदाहरण के लिए, आप सोचते हैं कि मेरा चेहरा खूबसूरत क्यों नहीं है, और यही बात सोचकर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आप बाहरी दुनिया पर फोकस करते हो, जिन लोगों के चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका है, तो आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा चेहरा सही सलामत है। तब आप अपने चेहरे को लेकर अच्छे महसूस करते हैं। आप इसे गलत ना समझें। ये बात एक उदाहरण है जो आपके भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझाता है। जब आपका फोकस अच्छी चीज़ पर होगा, तब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीज़ पर रहेगा जो आपको दुखी कर देगी, तो आप बुरा महसूस करेंगे। चैप्टर 13, आपका अवचेतन मन और हार्मोनियस मानवीय संबंध। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है, और इसीलिए नेगेटिव बात आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती है। आप अवचेतन मन की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते, तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह से सोचना शुरू करें जिस तरह आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा फील करेंगे, तो आप भी उसी ढंग से उन्हें ट्रीट करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको इज़्ज़त मिले, तो सबसे पहले आप लोगों की इज़्ज़त करें, तभी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, तो आप भी उसी तरह उनके साथ बर्ताव करें। दैनिक सुर्खियों ने उन्हें बीमार कर दिया। लेखक बताते हैं, एक एडमिट था जो रोज़ सुबह उठकर अखबार पढ़ता था, और रोज़ उसकी नज़र वही नकारात्मक सुर्खियों पर जाती है, और वो सुबह सुबह बुरा महसूस करना शुरू कर देता है। 4 हफ्ते बाद उस आदमी की सेहत खराब हो गई, और डॉक्टर ने कहा, ये सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है, इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव न्यूज़ या बातें नहीं पढ़ना चाहिए। चैप्टर 14, सामंजस्यपूर्ण यानी हारमोनियस मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ है। साइको एनालिसिस के संस्थापक सिग्मंड फ्रॉइड, उन्होंने कहा, जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है, तब तक आप बीमार और मरते ही रहेंगे। लव मतलब होता है प्यार, जिसमें होता है एक दूसरे की बात को अच्छे से समझना, अच्छी इच्छाएं, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान। जितना आप प्यार देंगे, उससे कई ज़्यादा आपको प्यार वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी हमें यही समझाता है, जैसा आप बाहरी दुनिया में दोगे, उसी तरह आपके साथ भी होगा। चैप्टर 15, क्षमा के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। हमें लोगों को माफ़ करना सीखना होगा। अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति से जीना है, तो आपको अपने नफरत करने वालों को माफ़ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हैं, तो आपके नकारात्मक भाव सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, और आपको शांति का अनुभव होता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। एक इंसान था, जॉन। वो रोज़ अपनी नौकरी पर जाता था, और वो सोचता था कि लोगों को उसके साथ रहना पसंद नहीं है। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलतियों से किसी ने उसे धक्का दे दिया, और उस एक दूसरे आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफ़ी गिरा दी। तभी से जॉन अपने मन में दूसरों की नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसी की सेहत को ख़राब कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास होता था। ये बस उसकी सोच का नतीजा था। उसके साथ ही उसे उसे बात करना नहीं करते थे, पर अगर उसने ये सोचा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं होगा, इसलिए कॉफ़ी गिर गई होगी। तो इस तरह से लोगों को माफ़ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ़ करना दवाई की तरह काम कर सकता है। आप सोचोगे कि किसको माफ़ करना है। लेखक कहते हैं, सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद के नेगेटिव इमेज बनाते हैं, और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ़ करने के लिए ये अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें, फिर कहें, मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ़ करता हूँ, और मैं अगली बार उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूँगी। जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करूँगी, वो भी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेगा। मैं अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये अफर्मेशन कहते हैं कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और आपको शांति मिलेगी। चैप्टर 16, कैसे आपका अचेतन मन की रुकावटों को दूर करता है। हमारा अचेतन मन कैसे हमारे मानसिक अवरोध यानी सीमाओं को हटाता है। अगर हम अपनी नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट को छोड़ना सीख गए, तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं।
हम समझेंगे कि आदत बनती कैसी है और उसे हम ब्रेव कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बुरी आदत छोड़नी है तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: क्यों, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यों का मतलब होता है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। प्रोटीन वो होता है जो आपको ट्रिगर मिलते ही काम करता है। जैसे कि एक साधारण उदाहरण लेते हैं, एक आदमी है जो सिगरेट पीता है तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब सिगरेट पीनी है। ट्रिगर मिलते ही किसी भी स्पेसिफिक जगह और जब आप अकेले होते हैं तब या दोस्तों के साथ, तो रूटीन होता है जो वो आदमी सिगरेट पीता है। और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो होता है जो सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिला। निकोटीन का डोज उस व्यक्ति के लिए रिवॉर्ड है जो सुकून प्रदान करता है और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और दिमाग को डाइवर्ट करना होगा। चैप्टर 17, डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। हम किसी भी डर को अवचेतन मन की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं। कई बार हमें किसी न किसी चीज़ का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो चलिए इसको एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वो खेलते खेलते अचानक गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उस छोटे बच्चे की मम्मी ने उसे लेखक से मिलवाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो। कल्पना करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वो बच्चा इमेजिनेशन करते समय थोड़ा डर रहा था, लेकिन 2-3 बार करने से वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा और फिर उस बच्चे ने महसूस किया कि पानी बहुत ठंडा था और उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है। और इस तरह उस छोटे बच्चे का डर निकल गया और सिर्फ 2 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली। इसी तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। चैप्टर 18, हमेशा स्पिरिट में कैसे रहें। आप सोचेंगे कि हम अपने जीवन में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ साथ बूढ़ा होता है, पर हमारी आत्मा नहीं। और आपकी आत्मा ही अवचेतन मन है। तो आप डेली ये अफर्मेशन रिपीट करते रहें: मैं दिन पे दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती आ रही है। इस अफर्मेशन को डेली बार बार रिपीट करते रहें। तो इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपने इस ऑडियो बुक से बहुत कुछ नया। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी नई ऑडियो बुक के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।